हेलो गाइज, आ गए हैं फिर आपका क्लास लेके। किसके लिए? 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए, जो होना है 12 फरवरी को। और इस ठंडे के मौसम में सोचिए, मैं डेली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। क्या टाइम कम है, आज हो गया है 11 या 12 फरवरी, आज 12 तारीख हो गया लगता है हमको। तो अब बच्चा टाइम 30 दिन से कम, क्या कि लास्ट में होता है रिवीजन। और हम जो क्लास चला है समझिए एक प्रकार से रिवीजन क्लास ही है। आप लोग पढ़े ही होंगे, कुछ बच्चों के लिए नए होंगे क्लास, मैंने कह रहा हूँ कि रिवीजन क्लास है, कुछ बच्चों के लिए नए होंगे, तो उन लोगों को ध्यान से देखना है। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनको भी ध्यान से देखना है। और मैंने बताया भी था कि प्रश्नों की बौछार के माध्यम से मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, पूरा प्रश्न प्रश्न प्रश्न। तो वही प्रश्नों का बौछार सीरीज आज फिर आ गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मगध साम्राज्य। तब केहन छे? ठीक ठीक छे ना आप लोग? और सब ठीक है ना? सब ठीक रह के चाहिए, ठंडा में ठंडी ना लगे के चाहिए। रजाई में घुस के आराम से कमरिया अंदर रख के अब मोबाइल रख के यूट्यूब पर प्रभात सर की वीडियो जरूर सुने के चाहिए। अपना साथ साथ लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया दोस्तों लोग के बीच, ताकि वो लोग पढ़ लेवे। टाइम कम बाब। चलिए, ये बातें तो होती रहेगी। प्रभात रंजन नाम बता ही चुके हैं आपको हम। और यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं वर्तमान में। भूगोल श्रृंखला जो बिहार स्पेशल की है, और इतिहास की श्रृंखला जो प्रश्नों के बौछार के माध्यम से है। 100 पार टारगेट करना है। टारगेट हम लोग का 100 पार है। निगेटिव मार्किंग है 1/4, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा भी क्लास चलेगा इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, करंट का। और करंट डेली तो आ ही रहा है फिलहाल। प्रशांत जी हमारे मित्र जो हैं साथी, तो उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है और डेली करंट लेके आ रहे हैं आप लोग सामने। प्लस एक साथ 6 मंथ का करंट भी कराएंगे वो, ठीक है। वो 1 से रखा गया उसका डेट, 1 से 5 फरवरी के बीच में पूरा कंप्लीट जो है करंट चलेगा। बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट का कहे होगा, नेशनल इंटरनेशनल खेलकूद जितने होते हैं सब बताया जाएगा। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, बीच बीच में बातें करते रहेंगे हम लोग क्लास करते हैं मगध साम्राज्य। हमने बताया था इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था आपको कि महाजनपद क्लास हुई थी। किसकी? महाजनपद की क्लास हुई थी। और इसमें बताया था कि 3 जनपद जो है महाजनपद जो बिहार में है। एक है अंग, ये अंग का देखिए, भागलपुर और बांका और मुंगेर, ये भी अंग का बेल्ट है। एक बगाता है मगध, और एक वजिष्ठ संघ था जिसमें 8 गणराज्य थे। इसमें लिच्छवी, विदेह माधव, विदेह, लिच्छवी और मिथिला वाला विदेह था, मिथिला का विदेह। ये 8 संघ थे। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध, बता दें आपको कि महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली शासक के साम्राज्य के रूप में उभर के आया, और उसने जितने महाजनपद हैं लगभग उन लोग सबको अपने में समाहित कर लिया। और मगध साम्राज्य का उदय जो हुआ बिहार में हुआ, इसलिए बिहार के व्यू से, बीपीएससी के व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य हम लोग। अब फिर बताइए, मगध साम्राज्य का उद्भव कब हुआ? सिंपल प्रश्न जो पूछने की संभावना कम है बीपीएससी में, जान लीजिए। पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो 600 BC मैंने बताया था ना, देखो तो मिठानवा के यू भागे लगा था ऐसे, कोई बात नहीं। 600 BC के काल में ही मगध महाजनपद का उदय हुआ, और इसी काल में मगध साम्राज्य का भी उदय होगा। मगध साम्राज्य का उदय होगा। तो प्रथम प्रश्न क्या है? प्रश्नों का बौछार सीरीज ही है, और प्रश्नों का बौछार सीरीज में प्रश्न के माध्यम से पूरा मगध साम्राज्य करा देंगे आप लोगों को। टेंशन नहीं लेना है, बस बीच बीच में लाइक ठोकते रहना है। और जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले जो क्लास हुई है सब रखा हुआ है प्लेलिस्ट में।
आप भूगोल श्रृंखला से भूगोल देख लीजिएगा, इतिहास श्रृंखला से इतिहास देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 650 बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब बीसी एडी में कंफ्यूज मत होइएगा, बीसी और एडी में कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व और ईस्वी में ये चलता है उल्टा, बिफोर क्राइसिस कहा जाता है, आफ्टर डेथ ये चलता है सीधा, जो आज की डेट में है। ये 492 होगा तो 491 होगा, उल्टा चलेगा शासनकाल इसका, आई चलेगा सीधा। एक बच्चे ने प्रश्न पूछ भी दिया, आज ही ऑफलाइन क्लास बैठे थे ऑफिस में, तो एक बच्चा आया, पूछा सर बीसी और एडी में क्या अंतर है? ईसा पूर्व में आप उल्टा कह रहे हैं, उल्टा चल रहा है। तो बताया, रे बुर्बक, अरे चिलवा बुर्बक, ये बचपन में सिखाया जाता है हम लोग को, बीसी या एडी। बीसी का अर्थ बिफोर क्राइसिस, यानी चलता है उल्टा चलता है, इसमें एडी में चलता है सीधा, आफ्टर डेथ। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा बुर्बक नहीं था, थोड़ी समझदारी कम होती है। हर बच्चे हर चीज नहीं सीख पाते बचपन में, कुछ आके यहां सीखते हैं। अब है मगध साम्राज्य। पहला प्रश्न था कि कब हुआ उत्कर्ष, तो कब हुआ उत्कर्ष मगध साम्राज्य का? 600 बीसी में, ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए मगध साम्राज्य था कहां? हमने बताया कि भागलपुर, मुंगेर, बांका ये अंग का साम्राज्य था। और आपको वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये जो था मिथिला वाला बेल्ट, ये था वज्जी का संघ था, वज्जी गणराज्य वाला। और इसी के बीच से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी तो पटना, गया, नालंदा, ये जो देख रहे हैं क्षेत्र पूरा, ये पूरा था मगध साम्राज्य था। ये कौन था? मगध साम्राज्य था। कौन सा बेल्ट? पटना, गया, नालंदा जो बेल्ट था, जहानाबाद वाला बेल्ट, ये सब मगध साम्राज्य था। ये गंगा के दक्षिण में था, दक्षिणी बिहार में मगध साम्राज्य था। अब इसका देखिए विस्तार कहां से कहां तक था। उत्तर में गंगा नदी तक, उत्तर में गंगा नदी तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा नदी हो गया नॉर्थ, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, या विंध्य पर्वत बोलिए। उसके बाद इधर जो वेस्ट का इलाका है, यहां सोन नदी प्रवेश करती है ना बिहार में, तो सोन नदी, शुरुआती की बात मैं कर रहा हूं, शुरुआत जब मगध साम्राज्य था, महाजनपद था, उसमें बात कर रहा हूं, विस्तार इसका देखिए। और ईस्ट में अंग तक, अंग जो भागलपुर, बांका, मुंगेर वाला बेल्ट है, देखिए हम, मेरा फिगर दिखाई नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, इस मैप को जरूर देखिएगा। और ईस्ट में अंग साम्राज्य तक था। और ये शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे करके एक एक साम्राज्य को जीतेगा। और इसमें जो भी वंश आएंगे, जो भी राजा आएंगे, पराक्रमी राजा होंगे, और धीरे धीरे करके एक एक जो जनपद है, नहीं महाजनपद है, उनको जीतने की कोशिश करेगा, और जीता भी उन्होंने। और यही मगध साम्राज्य आगे मौर्य साम्राज्य के रूप में फेमस होगा। तो सीमा समझ गए ना। अच्छा ये बताइए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ भाई? प्रश्न पूछ दे, क्या कीजिएगा? ऑप्शन दे दे 4-5। सबसे पहले ये गंगा द्वाब के बेल्ट में था, तो उपजाऊ भूमि थी, पहला पॉइंट, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मैदान था इन लोगों के पास। दूसरा पॉइंट, लोहे की ज्ञान हो गया, लोहे का ज्ञान और तकनीक का ज्ञान हो गया, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण की जब बात करेंगे तो उसमें लोहे के कारण ही द्वितीय नगरीकरण हुआ है। लोहे के ज्ञान के कारण ही लोगों ने वन को काटा और नगर के रूप में विकास किया क्षेत्रों को। तीसरा इसका कारण जो बनेगा वह हाथी की उपलब्धता। युद्ध क्षेत्र के लिए हाथी और दलदली भूमि के लिए हाथी बहुत बेस्ट माना जाता था, और नदी पार करने में हाथी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद चौथा जो बनेगा इसका, वो खनिज संसाधन की उपलब्धता, क्योंकि उसमें झारखंड भी साथ में था, झारखंड भी साथ में था। खनिज संसाधन की उपलब्धता। और एक और कारण बनता है कि प्राकृतिक रक्षा के रूप में भी काम करेगा। जब ये नगर होगा
तो इधर पठार होगा, इधर पूरा गंगा का बेल्ट होगा, इधर ये बूढ़ी गंडक यहाँ बेल्ट आता है खगड़िया के आसपास, और ये सोन नदी होगा, तो भाई नदियों से घिरा होगा। ठीक है, तो क्या स्थिति होगा इसकी? तो स्थिति होगी कि भाई प्रकृति रक्षक के रूप में रहेगा। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए इतने कारक जिम्मेदार थे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि बस बड़ा भी है कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहां थी? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहां थी? पहले तो था गिरिव्रज, और बाद में हो गया राजगिरी। हो सके ऑप्शन कोई एक दे दे इसमें से, या दोनों दे दे। दोनों देगा तो ई मार के आना है, एक देगा तो गिरिव्रज मारना है, राजगिरी। और राजगिरी जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किससे? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था ये। तो राजगिरी जो है, वर्तमान में राजगिरी की बात मैं करता हूं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार सब डिस्ट्रिक्ट के नालंदा जब है, सोचिए प्राचीन काल से ही फेमस रहा है, मगध साम्राज्य की राजधानी भी रहा ये। और राजगिरी के बारे में तो बताए हैं कि यहीं से भाई क्या किए हैं, गंगा आपूर्ति योजना चला है, विश्व शांति स्तूप है यहाँ पे, खुदाई में, हाँ यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की जो है अवशेष मिले हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर दी गई है, कुमार के द्वारा किया गया था। और कुंड मिलते हैं राजगिर में ही, कौन गर्म कुंड जो मिलते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। रोपवे का निर्माण हुआ यहाँ पे। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कन्नौज को नहीं, वज्जी को नहीं, विदेह को नहीं, मगध को दिया जाता है। किसको? मगध को दिया जाता है। अब है मगध, तो जब महाजनपद जब बना, ये राज्य बना, मगध साम्राज्य बना, तो कुछ वंश होंगे इसके जो शासन करेंगे। जो शासक शासन करता है तो कोई एक वंश परंपरा के स्थापित करता है। जैसे आपसे पूछा जाता ना कि आप किस वंश से हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि हम, कुछ लोग होते हैं गोत्र से होते हैं, तो बताते हैं गोत्र है कश्यप गोत्रम है, तो कश्यप वंश के हैं। या जो राजपूत घराने के होंगे बताएंगे इस वंश के थे हम लोग, सोलंकी वंश, शाक वंश, ये वंश बताएंगे। तो वही पूछा गया, जब कोई साम्राज्य होगा तो वहां वंश स्थापना भी होगा, तो कौन सा वंश? तो देखिए क्रम, देखिए कैसे कैसे। मगध साम्राज्य पे पहले बृहद वंश बना था, बृहद वंश बैठा था, और बृहद वंश के संस्थापक थे बृहदत्त, और इनके पुत्र हुए जरासंध। ये तथाकथित है, इनके पुत्र हुए जरासंध, और इनके बारे में कहा था इन्होंने कंस को हराया था। कौन कंस? मामा कंस। कौन कंस? कन्हैया वाले के मामा कंस को हराया था, कंस को हराया था। तो ये कहा था कि बृहदत्त जो थे पहले शासक थे, और पहला वंश था बृहदत्त, जिनके पुत्र हुए जरासंध, और जरासंध ने वंश को हराया। किसको? मामा कंस को हराया था। ये तथाकथित है अभी। इसके बाद होता है हर्यक वंश। देखिए हम पहला वंश बृहदत्त वंश, पहला वंश हुआ। इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था, इसके संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं दिया करना है, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में, यहां बिंबिसार है, बिंबिसार। और इसी को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और इन्होंने शासन किया 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। कौन? हर्यक वंश लोगों ने शासन किया था। इस हर्यक वंश के बाद आएंगे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश बाद शिशुनाग वंश तीसरे स्थान पे, और शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। और फिर आएंगे नंद वंश चौथे नंबर पे, जिसके संस्थापक थे महापद नंद। ये 4 वंश बैठेंगे मगध साम्राज्य पे। उसके बाद आएगा धनानंद को हराकर
चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा और मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में भारतवर्ष के रूप में उभर के आएगा। कोई बात नहीं, एक करके। तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? प्रथम कौन था? बृहदत्त वंश था। मगध जनपद का संस्थापक या तो बृहदत्त ऑप्शन रहेगा या जरासंध, दोनों मिलाकर कह दिया जाएगा तो ये बृहदत्त और जरासंध रहेगा। मगर वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। आएगा प्रश्न, आएगा, प्रश्नों के माध्यम से चुपचाप चलेगा, घबराना नहीं है आज आप लोग को। अब है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक होता है कि वास्तव में इसकी स्थापना किसने की थी, इसने तो किया था, वास्तव में इस काम को किसने किया था। तो इसी वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूं तो बिंबिसार होंगे। और बिंबिसार जो होंगे यह हर्यक वंश के होंगे और ये हर्यक वंश की स्थापना करेंगे बिंबिसार। और मैंने बताया कि हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक शासन किया। इसमें खासकर बिंबिसार जो होंगे, बिंबिसार ये 544 से ईस्वी से लेके 492 ईस्वी तक शासन करेंगे। कब से? 544 ईस्वी से लेके फ्रेश लिख देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे आप लोगों को। देख रहे हैं भाग रहा है हथियार, इरेजरवा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इरेजर है। तो कहा कब से कब? 544 ईस्वी से लेके और 492 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका एक अन्य नाम भी होता है बिंबिसार का, वो श्रेनिक होता है, जो जैन साहित्य में मिलता है। श्रेनिक इन्होंने अंग साम्राज्य पे क्या किया? अंग को जीता। ने बताया अंग जो मगध साम्राज्य के ईस्ट में था उसको जीत लिया इसने। उसमें शासक था ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराकर इसने वहां पे अंग को जीता और अजातशत्रु को वहां का मुखिया बना दिया, नहीं प्रशासक बना दिया। अजातशत्रु इसका पुत्र था। हर्यक वंश के बारे में कहा जाता है इसको पृथहंता वंश कहता है। पृथहंता वंश, इस पे जो भी शासक बैठेंगे अपने पिता की हत्या करके बैठेंगे। बिंबिसार के बाद आएंगे अजातशत्रु, वो भी पिता की हत्या करेंगे। उनके बाद आएंगे उदयन, वो भी पिता की हत्या करेंगे। इसीलिए इसको कहता है पृथहंता वंश बोला जाता है। इन्होंने एक तो जीता, अंग को जीता, दूसरा इन्होंने काम किया कि 3 शादियां की और उनके माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न पे ही आगे मिल जाएगा प्रश्न। मगध साम्राज्य किस वंश को शासकों को पृथहंता कहा जाता है? तो किस वंश को? हर्यक वंश के शासकों को कहा जाता है पृथहंता वंश कहा जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहां थी? गिरिव्रज या राजगिरी? गिरिव्रज या राजगिरी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्रा होगी। ठीक है, जो बसाएगा उदयन बसाएगा इस पाटलिपुत्रा को, पटना को, जिसको कुसुमपुर भी बोलते हैं। उदयन जो अजातशत्रु के बाद शासक बनेगा वो पाटलिपुत्रा राजधानी बसाएगा, जो सोन, गंडक और गंगा नदी के संगम पे है। सोन, गंगा और गंडक नदी के संगम पे है ये पटना। इसको कुसुमपुर भी बोला गया, कुसुमपुर। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न पे आइए। बिंबिसार को क्या श्रेणी कहा गया? बिंबिसार को श्रेणी और अजातशत्रु को कुनी कहा गया था। किस वंश के थे ये लोग? हर्यक वंश के थे। हमने बताया ना कि अन्य नाम था बिंबिसार का, वो श्रेणिक था। और अजातशत्रु इसके पुत्र होंगे तो इसका नाम क्या होगा? अजातशत्रु। और ये कुनिक नाम था, अन्य नाम। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ कब? कब शुरू हुआ? तो बिंबिसार के शासन काल में, क्योंकि यही वास्तविक संस्थापक था इसका। कौन था? वास्तविक संस्थापक था ये। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो हमने बताया कि बिंबिसार ने एक तो अंग को जीता, उसमें राजा ब्रह्मदत्त था,
और ब्रह्मदत्त को हराकर इसने वहां पे अजातशत्रु को प्रशासक नियुक्त किया था, एक राजकुमार था, और उसने 3 शादी की। उसके माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल देवी से ब्याह किया उसने, जो प्रसन्नजित, कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन थी। प्रसन्नजित की ये पुत्री थी ये, और इससे इसको मिल गया काशी। क्या मिल गया? काशी दहेज में मिल गया इसको, दहेज में मिल गया काशी इसको। दूसरा शादी किया चलना से, कहीं कहीं चलना बोलते हैं, कहीं चलना बोलते हैं, कोई बात नहीं, नाम पे नहीं जाना है। और ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी जो है वज्जित संघ का एक पार्ट, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी गणराज, उसकी राजकुमारी थी चलना, और इनसे शादी किया इन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि संबंध एक बन गए लिच्छवी गणराज से भी। और तीसरा, और इसी चलना से अजातशत्रु का जन्म हुआ, अजातशत्रु का जन्म हुआ। और एक खेमा से किया, जो पंजाब के भद्र, कौन? पंजाब के मद्र राजकुमारी थी, पंजाब की मर्द राजकुमारी थी, उससे भी शादी किया इसने। तो इससे पंजाब के रीजन तक उसका संबंध बन गए भाई, ठीक है। और जब नक्शे पे आएंगे तो भारत के अलावा पाकिस्तान भी हमारा बेल्ट था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पंजाब ये बेल्ट है उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो 3 शादियां किया, इनके माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। कौशल देवी प्रसन्नजित की पुत्री, काशी दहेज में मिला, चलना लिच्छवी राजकुमारी, जिसे क्या हुआ? अजातशत्रु का जन्म हुआ। खेमा, और छेमा बोलते हैं, नोट खेमा, छेमा, कहीं कहीं खेमा मिलता है, छेमा मिलता है, ठीक है। और गांव की छेमा नहीं, गांव में लड़कियां सब नाम छेम नहीं होता है, वही छेमा। और छेमा नाम जो है पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। अब देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज विजय प्राप्त किया? तो अंगराज प्राप्त किया। अंग मतलब भागलपुर और बांका और मुंगेर, मुंगेर ब्रह्मदत्त को हराया यहां पे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इनका एक राज में था जीवक, और अवंती का एक राजा था चंद्र प्रद्योत बोलते हैं, कहीं प्रद्योत बोलते हैं, प्रद्योत बोलते हैं। उसको पांडु रोग हो गया, और पांडु रोग को ठीक करने के लिए इस जीवक को इनके पास भेजा। अवंती का मतलब उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंदौर में क्या चल रहा है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। तो राज में जीवक को किस साथ भेजा? तो अवंती के राज थे चंद्र प्रद्योत, उनको पांडु रोग हो गया, अपने जीवक राजभेद को भेजा, जाइए उनकी बीमारी को ठीक कीजिए। इससे क्या हुआ? इनका संबंध अवंती राज से भी हो गया। जीते नहीं, एक संबंध हो स्थापित हो गया, ताकि टकराहट ना हो सके। किस मगध सम्राट ने अंग को विलय अपने राज्य में कर लिया? वही बात है, बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में विलय कर लिया था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नॉट सोनिया, सेनिया कहा गया है? सेनिया एक्चुअली बिंबिसार पहला शासक हुआ जो मगध साम्राज्य में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला हुआ, इसलिए नियमित और अस्थायी सेना जो रखा, इसलिए इसका नाम सेनिया कहा गया इसको। तो बिंबिसार ने जो प्रथम राज था, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला हुआ, इसीलिए सेनिया भी कहा गया। देखिए प्रश्नों के माध्यम से एक एक प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, एक भी नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। और इससे एक प्रश्न छपना ही छपना है। हर्यक वंश का द्वितीय शासक कौन हुआ? यानी बिंबिसार के मृत्यु के बाद, मृत्यु नहीं हुआ भाई, इस वंश का नाम क्या था?
पृथ्वहंता वंश यानी 492 ईस्वी में जो बिंबिसार लगभग 52 साल ना, 544 से माइनस कीजिएगा 492, लगभग 52 साल पूर्ता है ना, 52 साल हो जाएगा। हाँ, 52 वर्ष शासन किया। 492 ईस्वी में इनकी हत्या इनकी पुत्र द्वारा अजातशत्रु द्वारा कर जाती है। अजातशत्रु, तो अजातशत्रु द्वितीय शासक हुए और इनका शासन काल जो हुआ 492 ईस्वी पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु, इनका अन्य नाम कोनिक बोलते हैं। क्या? कोनिक। जैन ग्रंथों में इनका अन्य नाम कोनिक मिलता है। और अजातशत्रु के समय ही क्या हुआ कि इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति, गौतम बुद्ध के समकालीन थे और प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के समय हुआ था। कहां पे? तो राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में, क्योंकि उस समय तक राजधानी मगध की कहां थी? राजगिरी थी। और राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। ठीक है। और 483 ईस्वी का वो काल था, ईसा पूर्व काल था, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व काल था वो। और इन्होंने इन्हीं के काल लमसम बौद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, क्योंकि समकालीन थे इन्हीं के काल। तो उन्होंने उनकी बुद्ध के अवशेष को लेकर राजगिरी में स्तूप का निर्माण कर दिया। इन्होंने कहा राजगिरी में स्तूप का निर्माण कर दिया। तो देखिए स्तूप भी आ गया एक मिनट को। अजातशत्रु ने लिच्छवी को जीता ही जीता, लिच्छवी को प्लस बज्जी जो संघ था, वज्जी संघ में उसके एक मंत्री वस्कार बोलते हैं, वस्कार को अपने साथ मिला लिया और देखिए तो मिटा दे मिटाना से हाँ, तो वस्कार एक्चुअली बज्जी संघ आसानी से मिलने था नहीं, बहुत मजबूत पक्ष था गणतंत्र में। तो वस्कार जो मंत्री था उसको मिलाया और 2 अस्त्रों का उपयोग किया उन्होंने। रथ मूसल यानी इसको बोलते हैं टैंक, और दूसरा जो था वो महाशिला कंटक। कौन? महाशिला कंटक का उपयोग किया, जिसको बोलते हैं पत्थर फेंकने वाला औजार। जैसे नहीं गांव में खेलते गुलेती खेलते थे, याद है ना? गोली लगा के गुलेती मारते थे, दम टन से दम अमरूद पे या आम के वृक्ष पे टन से गिर जाता था, वही पत्थर फेंकने वाला औजार का था। और रथ मूसल 2 नए अस्त्रों का उपयोग किया, जिसके माध्यम से वो जीत लिया वज्जी संघ को। तो लिच्छवी को जीता ही और वज्जी संघ को भी जीत लिया। उसके बाद उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से, किसे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से बजीरा से ब्याह किया। उसने बजीरा से ब्याह किया। मैंने बताया था जब महाजन रहे थे तो बताया थे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा के शादी अजातशत्रु से हुई थी, तो बजीरा से ब्याह किया। और बीच में काशी चला गया था, काशी इनको दहेज में भेज दे दिया। इनको कहा ले जाइए काशी, ऐश कीजिए, कोई बात नहीं। उस समय तक तो संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने, इसने काशी पूरे कौशल साम्राज्य को ही मिला लिया शादी के बाद। ठीक है, आइए प्रश्न फिर। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का निर्माण की थी? तो अजातशत्रु ने। जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद स्तूप के निर्माण राजगिरी में बुद्ध के अवशेष पे अजातशत्रु ने किया था। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। इसके मंत्री वस्कार को
अपने पक्ष में मिलाकर और 2 अस्त्र को नए उपयोग किए और इन्हें जीता इन्होंने। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली किस राज्य की थी? तो वैशाली की नगर बधू, वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और जिसकी स्थापना इस वैशाली का विशाल ने किया था, उसी से प्रेम संबंध की चर्चाएं मिलती हैं। कौन आम्रपाली? जो आजकल हीरोइनिया नहीं है भोजपुरी को, आम्रपाली दुबे, वो नहीं, वैशाली की नगर बधू थी आम्रपाली और एक वेश्या थी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और महात्मा बुद्ध से भी दीक्षा भी ली थी उसने। और तो वो आम्रपाली दुबे की चर्चा नहीं, भोजपुरी हीरोइन आम्रपाली दुबे जो नेहरुआ के साथ डांस करती है, बहुत मोटी थी, अब देखो दुबली हो गई है। तो उस वैशाली नहीं, ये आम्रपाली, प्राचीन आम्रपाली की बात करता हूं। तो इनके साथ प्रेम संबंध थे, किसके? अजातशत्रु के, वैशाली की नगर बधू साथ। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया है? तो बज्जी संघ को हराने के लिए उन्हें 16 वर्ष की समय भी लगा था, शायद लगभग 16 वर्ष माना जाता है। और इन्हें महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला औजार, और रथ मूसल जो है टैंक का उपयोग इनको हराने के लिए किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी बताया ना कि भाई जब अजातशत्रु की शादी प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुई थी, तो काशी दहेज में मिला और बाद में फाइनली वो उसे मिला लिया कौशल को, और लिच्छवी को तो जीता ही जीता था। तो दोनों को मिलाया कौन? अजातशत्रु ने। ठीक है, घबराना नहीं है, सब होगा, एक एक प्रश्न आएगा, एक एक प्रश्न सॉल्व होगा, और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं, गारंटी। मगध साम्राज्य से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अभी बताया था ना कि अजातशत्रु को कहा जाता है कुनिक, इनका अन्नाम कुनिक भी था। राजगिरी के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। आ रहा है, देखिए प्रश्न, देखे एक एक करके आ रहा है प्रश्न। भारत में सिक्कों मान सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 BC में हुआ था। आहत सिक्के के रूप में हुआ था, पंचमार्क था। आहत सिक्का याद रखिए, पंचमार्क के रूप में हुआ था। बस इतना ही प्रश्न बनता है, आगे इस पर चर्चा हम बहुत करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े जो राज्य थे उसके उदय का मुख्य कारण क्या था? तो वही बताया ना हमने कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना, यह था। और वाणिज्य व्यापार का उल्लेखनीय विकास होना, यह भी था। ये 2 ऑप्शन होंगे तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका, और वाणिज्य व्यापार का विकास भी था उसमें, तो 2 ऑप्शन से ई ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बताए थे हम आपको। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उदयी ने, यानी हर्यक वंश का तीसरा शासक। कौन तीसरा शासक? अजातशत्रु का पुत्र 460 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करता है और गद्दी पर बैठा है, उसका नाम उदयीन है। और उस उदयीन का अन्य नाम उदयभद्र भी बोलते हैं हम लोग, उदयभद्र भी बोलते हैं हम लोग। और 460 से कहीं कहीं 444 और 45 भी मिलता है, इसलिए देख के घबराना नहीं, ईसापुर की बात मैं कर रहा हूं। और इसने ही सोन गंगा नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसको कुसुमपुर भी कहा गया। और राजधानी उदयीन ने राजगिरी से ट्रांसफर करके कहा लाया? पटना लेके आया, यानी पाटलिपुत्र वर्तमान में वहां लेके आया। अरे बाबू थोड़ा सा पानी तक जल बांट दे दीजिए हमको। हाँ देखिए, बचवा एक आया था तो हम कहें कि थोड़ा प्यास लग गया है तो पानी दे दो बबुआ, और बच्चा बहुत सीधा है। तो उदयीन राजगिरी जो पाटलिपुत्रा था,
तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया कुसुमपुर थी, सोन और गंगा नदियों के संगम पे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयीन द्वारा। किसके द्वारा? उदयीन द्वारा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत धन्यवाद बाबू आपका, देख रहे हैं बहुत लगा, बहुत मेहनती है भाई, बहुत पढ़ता है लड़का, वहां रात में पढ़ता ही बचवा, मगर हो जाएगा। ये बोल दिया कि बीपीएससी दम पार तुम्हारा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। कौन था? नागदशक था ये। और इसी की हत्या करके, इसका माता जो है इसकी हत्या करके शिशुनाग जो नाग का शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा। शिशुनाग वंश की स्थापना कब करेगा? तो 412 ईस्वी में ये शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश जो चलेगा 344 ईसा पूर्व तक चलेगा शासन इन लोगों का। ठीक है। और नागदशक का अन्नाम दर्शक भी बोलते हैं। अन्नाम क्या था? दर्शक भी अन्नाम था इनका, दर्शक भी अन्नाम था। हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशुनाग वंश की। यानी नागदशक या दर्शक की हत्या करके जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और जो 412 ईस्वी पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक चलेगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? आ गया प्रश्न। अभी तक अवंती बाहर था। कौन अवंती? अब सिर्फ शादी ब्याह संबंध स्थापित हुआ था। अवंती का जो कौन थे? जो बिंबिसार जीवक भेजे थे, जीवक नामक वैद्य भेजे थे चंद्रप्रद्योत के शासन में। अब कहेगा नहीं, अब संबंध स्थापित नहीं, मेरे साम्राज्य में आओ अब। तो शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य मिला लिया। अब देखिए मगध साम्राज्य का विस्तार जो है, यहां बिहार का रीजन है, बिहार से अब एमपी तक आएगा, उज्जैन तक। बाकी तो छोटका मोटका मिला ही लिए थे, बज्जी, लिच्छवी, प्रसेनजीत, काशी, सब मिला चुके थे हम लोग। अब चल रहे हैं उज्जैन। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को अपना राजधानी बनाया था? तो और एक काम और किया, कौन? शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा वैशाली, कहा पाटलिपुत्र से, यानी गिरिराज से, राजगिरी से उसने ट्रांसफर कर दिया, वैशाली ट्रांसफर कर दिया। और शिशुनाग ने अवंती को मिला लिया। एक महत्वपूर्ण काम इसने किया। ठीक है। अब है इसके बाद शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ये लिए नहीं किया था इसने, तो अवंती का किया था शिशुनाग ने। कोसल, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि बस को अजातशत्रु ने मिलाया, कोसल को उसने जीता, काशी दहेज में मिल गया, तो अवंती को मिलाया, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। एक से अधिक, एक ही होना था। हाँ, एक से अधिक, वश, कौशल और काशी। किस शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच में 100 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया? वही बार बार प्रश्न आ रहा है। शिशुनाग वंश प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बार बार आ रहा है। और शिशुनाग के बाद शासक होगा कालाशोक। और कालाशोक का महत्वपूर्ण काम होगा राजधानी वैशाली से ट्रांसफर करके, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं हम लोग, काकवर्ण भी बोलते हैं, कारवर्णी बोलते हैं। वैशाली से राजधानी ट्रांसफर करके कहां लाएगा? पाटलिपुत्र ले आएगा, पाटलिपुत्र ले आएगा। और इसी कालाशोक के समय आगे मैं आता हूं, फिर बताता हूं किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनी रह गई। वह कालाशोक
या काकवर्ण जो बोलते हैं हम लोग, अन्य नाम इसका काकवर्ण है। पूछेगा अन्य नाम क्या है, तो काकवर्ण। और इसी काला शोक में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होती है। कहां पे? पाटलिपुत्रा में। राजधानी ट्रांसफर करेगा और पाटलिपुत्रा में द्वितीय बौद्ध संगति इसकी होती है। बौद्ध संगति में पढ़ाया था जब बौद्ध, हाँ एक बात और कि बौद्ध प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हो चुका है। इसमें जैन और बौद्ध 2 क्लास हो चुके हैं पहले। वो क्लास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों से एक एक प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा महाजनपद क्लास हो चुका है, वहां भी जाकर देख लीजिए और वहां भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब है द्वितीय, भाई आ गया भाई, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब है कालाशोक के बाद स्थिति यह रही कि उसके 10 पुत्र हुए कालाशोक के बाद 10 पुत्र हुए थे। पानी पी ले, प्यास लग गया है। कोई बात नहीं, प्यास बड़ा लग रहा है, पता नहीं आज ठंडा कम है और गर्मी लग रहा है मुझे, पता नहीं हम ही को लग रहा है कि आप लोग भी लग रहा है। क्या कि आप लोग तो रजाई में हैं, तो आप लोग तो कहेंगे सर नहीं सर ऐसा कैसे बोल दिए आप, बड़ा ठंड लगता है, आग उतर नहीं के जात, खाना भी वही में आवता, रजाई में आवता। ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों लगता है गर्मी है भी। अभी गर्मी उतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्र हुए थे। कहा जाता है, तथाकथित किताबों में लिखा गया है, इतिहासकार लिखे हैं, उससे घबराना नहीं है। और अंतिम जो शासक था कौन सा? शिशुनाग वंश का, उसका नाम था नंदीवर्धन महानंदी। नंदीवर्धन महानंदिनी, ठीक है, अंतिम शासक था। और इसी को हराकर, इनकी हत्या करके महापद्मनंद जो है वो नंद वंश की एक महापद्मनंद हराएगा और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना करेगा। वो महापद्मनंद ने नंदीवर्धन महानंदिनी को हराकर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया इसने। और इसका शासन काल कहा जाता है 344 ईस्वी पूर्व से लेके, नंद वंश का 344 ईस्वी पूर्व से लेके 2324 उल्टा चलेगा ना, 24-23 ईसा पूर्व माना जाता है नंद वंश का। अब आइए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है? एक भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। किसे? उग्रसेन कहा गया है महापद्मनंद को। और यहीं से एक बात मैं बता दूं, उग्रसेन के पुत्र के रूप में, उग्रसेन के पुत्र जब होंगे तो उनका नाम अग्रमिज हो जाएगा। और अग्रमिज जो है अन्य नाम है वो घनानंद का नाम है। किसका? घनानंद का नाम है। इनके जो पुत्र हुए महापद्मनंद के 8 पुत्र हुए थे, तथाकथित कथा कहानी जो लिखा गया है, इतिहासकार जो बताए हैं उसके हिसाब से वो लास्ट पुत्र घनानंद था। और उसको उग्रसेन के पुत्र होने का कारण इसको अग्रमिज कहा गया है। उग्रसेन इनको कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। किनको? महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। इनका अन्य नाम भी है, जैसे अन्य नाम देखिए क्या क्या है। एक तो सर्वक्षत्रांत बोला गया है, छत्रांतक बोला गया है, या क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक बोला गया भार्गवा, यानी दूसरे परशुराम का अवतार। किसे? दूसरे परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार। परशुराम जानते हैं ना, खड्डा लेके खेलते थे, मारते थे भाई परशुराम। हाँ, और ब्राह्मण अपने आप, ब्राह्मण जो है ये इनके कुल गुरु मानते हैं इनको, परशुराम को। बहुत ही भयानक थे ये, बहुत गुस्से वाले थे ये भाई। तो दूसरे परशुराम का अवतार बोला गया है। इसलिए यूपी में प्रश्न पूछा, क्या था प्रश्न? परशुरामा किसे कहा गया है?
तो महापद्मनंद को कहा गया है। इनका अन्य नाम था, ये तो भार्गव हो गया, एकराट या एक छत्र। भाई एक छत्र एकराट क्यों कहा गया इनको? तो एकराट एक छत्र इसलिए कहा गया इनको क्योंकि इन्होंने लगभग साम्राज्य जीत लिया। इसने पंचाल, इक्ष्वाकुक आदि जो साम्राज्य थे, लगभग साम्राज्य इन्होंने जीत लिया और इसीलिए इनको कहा गया, महापद्मनंद को एक छत्र एक राट भी कहा गया इनको। मगध के किस शासक को कली का अंश, देखिए नया कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक और एक राट कहा गया है। क्षत्रियों के नाशक यानी कोष्ठ में सर्वछत्रांक होगा, कली का अंश परशुराम अवतार और एक राट और एक छत्र कहा गया है। एक छत्र कहा गया है, किसको कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया है। ठीक है। और अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खुदाई की गई थी, वो कलिंग में, अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पे। और साक्ष्य कौन था? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो था, हाथी गुफा अभिलेख, इसके आधार पे कहा जाता है कि इसने वहां के शासक, वहां कलिंग में नहर बनवाया था इसने। और कलिंग में था शासन किसका? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता है यहाँ चेदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न पूछा बीपीएससी ने, देखिए कैसे कि खारवेल में कौन शासक था? तो चेदी वंश या महामेघवाहन। तो चेदी वंश भी था, उसका संस्थापक महामेघवाहन था। दोनों इसको भी वंश माना जाता है, इसलिए उसके हिसाब से उसका ऑप्शन ई हो जाता है। खारवेल में चेदी वंश था और प्रथम शासक महामेघवाहन था, इसलिए महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। और इसी का हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख है। भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष नाम भारतवर्ष से पहली बार उल्लेख हुआ है हाथी गुफा अभिलेख में, भारतवर्ष। यह प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है यूपी पीसीएस में। और इसी अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि नंद राजा के आदेश पे एक नहर खुदवाई गई थी कलिंग में। और इसी कलिंग में आगे मौर्य सम्राट जो है, मौर्य सम्राट अशोक युद्ध लड़ेगा, युद्ध करेगा। और उसकी इस कलिंग युद्ध के बाद वो धर्मांतरण हो जाएगा बौद्ध धर्म में। कहा कि भाई अब हत्याएं नहीं होगी, मोह माया तृष्णा से व्यक्ति, कहा कि ये कब तक होगी हत्याएं, कब तक मनुष्य को मारेगा, वैसे नहीं करना है। ठीक है, वो मौर्य साम्राज्य में आएंगे। अंक तो जानते ही हैं। कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में लाया गया था? तो वही महापद्मनंद ने। क्या कि जब वहां नहर बनवाया, खुदवाया, तो मिला ही लिया होगा उसने। कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। महापद्मनंद के 8 पुत्र हुए। इस 8 पुत्र में घनानंद हुआ लास्ट। और लास्ट पुत्र घनानंद जो था, इसको क्या बोला गया था? अग्रमीज बोला गया था। ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, जनता को बहुत सताया है इसने। और इसी सताने के चलते चाणक्य जो था, जो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, गांधार की राजधानी तक्षशिला के आचार्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, डेट है कहीं कहीं 22 कहीं 23 मिलता है, 322 ईसा पूर्व में इसको हरा के इनकी हत्या कर दी और एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। कौन साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। बताइए, प्रश्नों के बौछार में कोई प्रश्न छूटेगा मगध से? अब बताइए। अच्छा, एक बात और, घनानंद के समय ही ये सिकंदर के समकालीन थे। और सिकंदर जो यूनानी था,
इन्हीं के समय आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। और यहां से जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में, कहीं 322-23 मिलता है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। ये प्रश्न पूछा जाता है क्या? और कहा भी जाता है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था और मौर्यों को उसने 5 दिया था, गाम दिया था। अभी बताते हैं कि एक प्रश्न करके। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा, यानी सिकंदर के द्वारा किया गया था 326 ईसा पूर्व में। एक बार प्रश्न पूछा किसी में को कितने मंथ तक भारत में रहा था? कभी 18 या कभी 19 मंथ बोला जाता है। 18 या 19 मंथ कहा जाता है कि भारत में रहा था ये। जब सिकंदर आक्रमण किया तो सभी ने नमस्कार कर दिया, वह आंभी के राजा हो तो। मगर पुरु जो राजकुमार पोरस था, पुरु राजकुमार पोरस, उसने नमस्तक नहीं किया और इससे युद्ध किया इसने, जिसे हाइपोडोसस का युद्ध बोलते हैं। कहीं हाइपोडोज बोलते हैं, कहीं हाइपोडोस का युद्ध बोलते हैं। इसने पूछा जाता है प्रश्न ये कि पुरु राजकुमार पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। सिकंदर एक काम कम किया, बुकफेला और निकैया नामक नगर बसाया। निकाया नामक नगर बसाया। कहा जाता कि एक कुत्ते का नाम था इसके, इतिहासकार जो कहते हैं। सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की पूर्वी सीमा थी? तो बताया ना कि वही ब्यास सीमा जो थी वो उसके सनिक पूर्वी सीमा थी वो। मगध कौन शासक सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद इससे समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। हाइडेपस या बितिस्ता ब्यास को कहा जाता है। हाइपेरस से बितिस्ता, हाँ नहीं, बिप्सा बोलता है, इसको झेलम नदी कहा गया है भाई, बितिस्ता को। एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। लगता है हम ही बुढ़ा गए हैं, कंफ्यूज कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है आप लोग को। बिप्सा बोला गया है, ब्यास को बितिस्ता बोला गया है, झेलम को, ठीक है। तो आधुनिक झेलम लिखा हुआ है, बताइए, हम ही बुढ़वा गए हैं भाई, वह लिख दिया है भाई। बड़ा अच्छा काम किया मेरा राजो ऑपरेटर आज तो, डीटीपी वाले। अरे भाई कम समझिएगा उसको, बहुत पढ़ा लिखा है वो। हाँ, समय का बेरा मारा है बेचारा, कोई बात नहीं, सब उसका भी कल्याण होगा। ऊपर देखने वाला ऊपर वाला है। कौन ऊपर वाला? आपके छत के ऊपर वाला नहीं, भगवान ऊपर देखने वाला है। युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? आधुनिक झेलम नदी का जो युद्ध हुआ था, बितिस्ता या हाइडेपस का युद्ध हुआ था, वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। पुरु राजकुमार पोरस के मध्य हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। मसूर नहीं, मसूर में वृंदावन गार्डन है भाई। प्रश्न पूछा एक बार, मैंने बताया भी था आप लोग को, और सबने मार के आया वृंदावन गार्डन मथुरा, हमने मारा मसूर, क्योंकि मैं मैसूर में घूमने गया था इसको, ठीक है। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र है भाई, गंधार की राजधानी। चलिए, ये रहा प्रश्नों के बौछार के माध्यम से पूरा मगध साम्राज्य। चलिए एक दो बात और बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे हैं मुख्यमंत्री बिहार के, वो समाधान यात्रा पे निकले हैं, और इसी समाधान यात्रा के दौरान वो आज दरभंगा में थे। देख ना टेक्निकली कितना कमजोर हो गए हैं आजकल। अरे कहाँ भाग रहा है भाई तू? कोई बात नहीं, भागने दीजिए इसको, भागने नहीं दिया जाएगा आज, क्या कि अभी तो क्लास का लास्ट किए ही नहीं है अभी। तो नीतीश बाबू के बारे में बता दें थोड़ा सा, कुछ फैक्चुअल चीज है।
बहुत तेजी से भागता है, ये कहता है कि जो मास्टर है ना टेक्निकल कम है तो भाग जाओ उसको, नहीं भागने नहीं देंगे, ना आपको भागना है ना ये भागेगा, दोनों लोग को पकड़ के रखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग। यानी 12 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम भी कम हो गया, अब 30 दिन से कम समय है। 12 फरवरी को तो आप लोग रहेंगे एग्जाम हॉल में और वहां 100 पार करना है भाई। नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है और आप लोग जानते हैं कि क्या हो गया है। चलिए, समाधान यात्रा में दौरान आज वो पहुंचे दरभंगा, और दरभंगा में आप पहले से बात जानते हैं कि एम्स है, मगर उन्होंने आज एक अच्छा काम किया। अच्छा काम के पहले से हो रहा है कि पहला सोलर पावर प्लांट पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया है। फैक्ट याद रखिए, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो है दरभंगा में। प्लांट वो कहां है? दरभंगा में। दूसरा हमने निरीक्षण किया तारामंडल का, लोकार्पण भी किया है। ने बताया ना कि पहला तारामंडल पटना में है, दूसरा बन गया कहां? दरभंगा में। 2 फैक्ट है उनके समाधान यात्रा से। इसलिए सीएमओ के जो ऑफिशियल साइट है, फेसबुक पेज है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं वो कहां जा रहे हैं और कौन सी चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कल की यात्रा में मिथिला में मिथिला हाट की स्थापना किया उन्होंने। मिथिला हाट मतलब क्या होता है? बाजार। गांव में हाट बोलते हैं कि आज बाजार लागल बा, हाट लागल बा, तो मिथिला हाट की स्थापना किया ताकि व्यापार का माध्यम बढ़ सके। मिथिला हाट का, ठीक है। तो ये सब करंट की टॉपिक है जो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भूगोल श्रृंखला चल रहा है, उसमें जनगणना चला कल क्लास। आज इतिहास की प्रश्नों के बौछार में खत्म हुआ मगध साम्राज्य। अगला क्लास होगा मौर्य साम्राज्य, वो प्रश्नों के माध्यम से ही सब कुछ कराया जाएगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे आप लोग को, प्रश्नों के माध्यम से एक एक डाटा याद करा देंगे। राज्य व्यवस्था भी पढ़ाएंगे। उसके बाद करंट जो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा आप लोग कितनी तैयारी कंप्लीट हुई और कितनी मजबूती प्रदान की और कितना ग्रेसअप किए, मैं कितने याद हो गए तो नहीं के एला, जो इसके लिए मेरी जो संस्था है यानी यूनी एग्जाम स्पेसियस, वो टेस्ट सीरीज करा रही है। जो टाइम कम बचा है, 13 टेस्ट है, यानी 2-2 दिन पे एक टेस्ट देना पड़ेगा आप लोग को, याद रखिएगा। वो आके टेस्ट दीजिए। दम भारी छूट के साथ, छूट के साथ हम लोग 499 में ऑनलाइन टेस्ट प्रोग्राम है और 1199 में वो ऑफलाइन टेस्ट प्रोग्राम है। टेस्ट का माहौल दिया जाएगा, टेस्ट दीजिए, देखिए 100 पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हमसे पूछिए आप आके। मैंने जो पढ़ाया टॉपिक, उससे प्रश्न आप बनते हैं कि नहीं बनते, ये देखिए आप लोग। इसलिए अब लोग घबराइए मत, हमने जो वादा किया है 100 पार का, वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ, बस आप लोग लगे रहिए, आप लोग भागिए मत। जाके पिछले जो भी क्लास नहीं की, पिछला वीडियो देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। प्लस आजकल एक सोशल मीडिया का एगो नहीं चलता चलन, आप लोगों को ध्यान रखना है। तुरंत सबसे पहले हटिए आप लोग कहाँ से? व्हाट्सएप से हट जाइए सबसे पहले। दिन भर चटियाइएगा। कुछ लोग को भाई, कुछ लोग की गर्लफ्रेंड भी होगी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम जानते हैं जब लड़का है, जवानी है, बच्चिया से दोस्ती हो जाता होगा, तो चटियाना नहीं है। बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहना है, टेस्ट मारते रहना है, रिविजन करते रहना है, क्योंकि 12 फरवरी एकदम पास में है आप लोग के। तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़िए, कुछ नया नया जो नोटिफिकेशन होगा बताया जाएगा आपको। और लास्ट में एक काम जरूर कीजिएगा, सर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ठंडा में, तो लाइक ठोकिए दीजिएगा एगो, सब्सक्राइब जो नए होंगे कर ही दीजिएगा आप लोग, और दोस्तों भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ सभा की समाप्ति होती है। जो सभाएं कर रहे थे अभी, मोदी जी की भाषण वाली सभाएं, मैं समाप्त कर रहा हूं। यानी गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए।